नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 85 और आज चर्चा का विषय है बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान। जी हाँ, आज बिहार विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न होने जा रहा है और अभी तक जो सूचना प्राप्त है उसके अनुसार मतदान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सन 2000 के बाद यानी 25 साल के बाद सबसे अधिक मतदान की ओर बिहार अग्रसर है। अब ये उत्साह जो है वो किस ओर संकेत कर रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि आज सुबह से ही ज्यादातर पटना को छोड़कर हम अगर पूरे बिहार पर नजर डालें तो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लंबी लंबी कतारें देखी गई और उसमें भी सबसे खास बात यह रही कि महिलाओं की संख्या काफी थी। तो अब ये महिलाओं की संख्या अधिक होना, मतदान का प्रतिशत अधिक होना और इसी के साथ एक और बड़ी पूरे दिन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी कि बिहार के जो डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा जी, वो आज काफी हंगामेदार, काफी चर्चा में रहे। कई बूथों पर उनको संघर्ष करते देखा गया। तो ये सारी चीजें किस ओर संकेत कर रही हैं, क्या कर रही हैं? हमारे साथ दो एक्सपर्ट लोग हैं। एक प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक ओपी यादव जी हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे साथ राजनीतिक रणनीतिकार संदीप पांडे जी भी मौजूद हैं। तो हमारे साथ ये दो एक्सपर्ट लोग हैं जो कि आज पूरे दिन जो प्रथम चरण का मतदान हुआ है और उसके साथ जो हमारे सामने जो प्रतिक्रियाएं आई हैं उसको देखते हुए क्या कहेगा बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल ओपी यादव जी से है। ओपी यादव जी, ये बताइए कि आज जिस तरीके से 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सन 2000 के बाद अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ है और अभी तक की जो रिपोर्ट है वो 60% क्रॉस कर गया है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये 61 से भी ऊपर जाएगा। तो अगर ये इस तरीके का उत्साह लोगों में है, इतने जबरदस्त तरीके से मतदान हो रहा है, तो ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये एंटी इनकम्बेंसी कहें या प्रो इनकम्बेंसी है, ये क्या है? देखिए अनुराग जी, निश्चित तौर पर पहली बार सन 2000 के बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है उसमें बड़ा जबरदस्त इजाफा हुआ है। इसको कहिए एक तरह से क्वांटम जंप है। जी जी। बिहार की सियासत के लिए और देश की सियासत के लिए ही बड़े संकेत हैं। एक तो जो चाहे इंडिया अलायंस की बात की जाए और चाहे इंडिया गठबंधन की बात किया जाए, मैं बेसिकली तौर पर देखता हूं कि तेजस्वी यादव ने जो रोजगार की बात की, जो महिलाओं के लिए माई बहन योजना में एकाएक चुनाव वोटिंग के ठीक पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 30,000 महिलाओं के खाते में डायरेक्ट भेजने की बात कही। इससे महिलाओं को लगा कि ये आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात कही गई तेजस्वी यादव के द्वारा। तो मैं समझ पा रहा हूं कि क्योंकि ग्रामीण मतदाताओं में खासकर जो पृष्ठभूमि है राष्ट्रीय जनता दल की और जनता दल यूनाइटेड की, भारतीय जनता पार्टी अमूमन शहरों की पार्टी मानी जाती है, नगरीय पार्टी मानी जाती है। तो ग्रामीण एरिया में जो हम देख रहे हैं कि एक लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं और खासकर महिलाओं की, उसका एक बड़ा कारण ये भी है। और इसके पहले भी आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं थी, खासकर लाडली बहन योजना या छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जो हुआ, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में आई। तो जो हर राज्यों में चुनाव के पहले जो पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े बातें करती हैं और उन पर अनुसरण कितना होता है वो तो अलग की बात है, लेकिन इससे जनता के बीच में एक तरह से सिंपैथी बढ़ती है, उनके प्रति लगाव बढ़ता, आकर्षण बढ़ता और वही नजारा हमको वोटिंग क्वांटम जंप के रूप में देखने को मिल रहा है। एक मैं पहली बानगी मानता हूँ। दूसरी चीज जो आपने कही कि विजय सिन्हा साहब की, नहीं तो ये तो अभी हमारा पहला सवाल इसी पे है कि मतदान का अधिक प्रतिशत, तो आपका तो कहना ये है कि जो घोषणाएं हुई, चाहे वो नीतीश कुमार की तरफ से 10,000 रुपए की घोषणा हुई हो या दोनों गठबंधन जो इंडिया गठबंधन ने घोषणा की, उसको देखते हुए एक उत्साह लोगों में है और उसका कारण है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा। वहीं मुझे क्या आपको नहीं लगता कि जो राहुल गांधी ने एक एक्सरसाइज की, एक यात्रा, मैं उसी बात जी की सबसे उसका कुछ असर इस पे दिख रहा है? नहीं बिल्कुल है जी।
राहुल गांधी ने जो यात्रा की, जी जो जागरूकता राहुल गांधी ने की, उससे क्या होता है, जैसे कोई भी चीज जो होता है, जब भी आप उसका अवेयरनेस प्रोग्राम लेके जाते हैं तो कोई ना कोई बात किसी को हंट करती है। जी जैसे आप हेल्थ चेकअप फ्री में लगाते हैं तो वहां कई बार आपकी वो बीमारी पकड़ में आ जाती है क्योंकि वो मुफ्त हो रहा होता है। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने वोटर्स को लेके वो किया, वोट अधिकार निश्चित तौर पे बूथ पे कांग्रेस वीक है, लेकिन जो मीडिया परसेप्शन हुआ, जो वोट नहीं करते थे, खासतौर पे जो महिला वर्ग है जी वो नहीं जाती हैं वोट करने, अरे हमको क्या फर्क पड़ता है। तो जो राहुल गांधी ने परसेप्शन दिया कि नहीं करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वोट का अधिकार ही छिन जाएगा। बहुत सही। जी मतलब आज अगर वोट नहीं कर ये रहे हो, लोगों को समझाने की कोशिश ये और ये समझ में आया जी आज जो सुबह से ही जो लाइन लगी, लोग वोट देने जा रहे हैं, और खासकर वो ग्रामीण तबके में लगी। सबसे वही बड़ी बात है। है कि शहरी तबके में हो तो राहुल गांधी का जो ये परसेप्शन था, मैं इसके लिए राहुल गांधी को बधाई देता हूँ, अच्छा काम किया उन्होंने। ये होना चाहिए कि एक लीडर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो समझाए कि संविधान तुम्हारा तब सुरक्षित रहेगा। आप देखिए लोग क्या सोचते हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वोट ही नहीं देते हैं। जैसे आप दोनों कैंडिडेट हैं, मैंने कहा छोड़ कर लो, एक दिमाग में लोगों को बन गया है कि यार छोड़ो, हम हमारे वोट से होता क्या, हम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल है ना। तो एक जो कॉन्सेप्ट है वोट नहीं देने का, तो राहुल गांधी जीते या हारे, राहुल गांधी की ये बात जो है कि आप अगर वोट नहीं देंगे तो नाम कट जाएगा, ठीक है, आप अगर वोट नहीं देंगे तो अंग्रेज वाला शासन आ जाएगा, तो लोगों को वो डर हुआ। ये लोकसभा में भी था, जो यूपी में जो सीटें गठबंधन को आई उसके पीछे एक कारण था, एक बिल्कुल बहुत तादाद में लोगों ने वहां वोट किया कि नहीं ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि ये संविधान बदल। तो एक बड़ा फैक्टर राहुल गांधी की यात्रा का है। दूसरी जो बात है जो योजना वाली है वो दोनों तरफ है, दोनों ने ही वो किया है, उन्होंने भी दिया, उन्होंने भी दिया। वोट अब तो बंद है, ठीक है, उस पे कोई अभी आप डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं, अब देखिए हमारा दूसरा सवाल यही है, हमारा दूसरा सवाल ये तो आपने बताया कि वोट प्रतिशत क्यों बढ़ा, उसके कारण समझ में आए कि घोषणा का भी असर है और राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का भी असर है। लेकिन अब इसी के साथ एक दूसरा सवाल ये उठता है कि ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है तो ये किसके पक्ष में जा रहा है? क्या लगता है, क्या इशारा कर रहा है? ये सत्ता पक्ष में जा रहा है या ये विपक्ष के साथ जा रहा है? ये किस ओर इशारा है? क्योंकि जब वोट बढ़ता है 90% केस में 90% केस में वोट परसेंटेज बदलाव के लिए बढ़ता है। 90% अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 90% समय, मतलब एक परसेप्शन बता रहा हूँ, जब वोट परसेंटेज बढ़ा है तो बदलाव को बढ़ा है, सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हमेशा परसेंटेज को बढ़ाता है। और जिस तरह से बिहार में जो एक वो था, एक परसेप्शन था, एंटी इनकम्बेंसी है, वो भले इनके प्रवक्ता उसको डिनाई करे, हम तो ग्राउंड पे बिहार में गए थे, लोगों में नाराजगी है, उसका रीजन है। आप देखिए अभी जो बिहार के लिए ट्रेनें चलती हैं, ठीक है, जिस तरीके से वो लोग आते हैं, जिस तरीके से टॉयलेट में बैठ के चीजों में, तो जो बात जैसे रेल मंत्री हैं वो कर रहे हैं, वो लोग वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। ये बात उनको समझ में आ रहा है कि ये सब झूठ, मतलब बातें हो रही हैं। इसी तरीके से बड़े बड़े पैकेजेस की बात हो गई, ये देंगे वो देंगे, तो अब लोगों में वो चिढ़ हो गया, चिढ़ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो चिढ़न वाला वोट है कि तो मतलब आपका कहना ये है कि ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है ये सत्ता पक्ष के लिए खतरा है और एक सिग्नल है कि सरकार के खिलाफ ये वोट जा सकता है, ये प्रो इसकी संभावना जो प्रो की बात कर रहे हैं लोग, जो बीजेपी की तरफ से, ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो नीतीश का फैक्टर बिहार में सबसे मजबूत है। भाजपा का कोई जनाधार नहीं है बिहार में, नीतीश का है। लेकिन नीतीश चाहे हेल्थ इशू कह लीजिए, एक टाइम के बाद जो आ जाते हैं इशू, वो जो भी कह लीजिए, नीतीश का वो एग्रेशन नहीं था इस चुनाव में। तो ये नीतीश की तरफ जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, नीतीश के अगेंस्ट जा रहा है। तेजस्वी इस बार जैसे चुनाव लड़े हैं, तेजस्वी ने वो ज्यादा आक्रामक एग्रेशन के साथ वोट एग्रेशन के साथ जाता है, वोट एग्रेशन। नीतीश ने डिफेंस किया, आप ध्यान देंगे। ये नहीं होता कि अग्रेशन के अगेंस्ट जाए,
नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं, इसलिए नहीं होता है जी कि आप देखिए एक ग्राम जैसे बिहार जो है, जैसा अभी ओपी सर ने कहा कि भाजपा नगरीय वो व्यवस्थाओं पे ज्यादा काम करती है, तो जो ग्रामीण तबका है बिहार ग्रामीण, मैं गया हूँ गाँव में, रोड तो बन गए हैं, बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन जो उनका आर्थिक जो उत्थान है वो नहीं हुआ है बिहार। इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 80% जगहों पे बिल्कुल वही झुग्गी झोपड़ियां जैसे, मतलब वो बहुत दयनीय स्थिति है। तो एक बात तो आपके उससे क्लियर हो गई कि जो ये वोट परसेंट बढ़ा है इसमें संभावना सरकार के खिलाफ ज्यादा है, लेकिन इसी के साथ दूसरा सवाल ये उठता है कि पिछली बार भी हमने देखी कि लड़ाई जोरदार थी और दोनों गठबंधन के बीच बहुत बड़ा फासला नहीं था, 12,000 वोटों। हाँ, और सीटों का भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। क्या आपको लगता है ये जो वोट परसेंटेज बढ़ा है ये क्या क्लियर मेजॉरिटी की तरफ संकेत कर रहा है, या फिर वैसे ही स्थिति रहेगी कि इधर पाला बदल और उधर पाला बदल हो गया तो किसी की भी सरकार बन सकती है? देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि बिहार की जो राजनीति है और जो वोटिंग पैटर्न है वो 1 से 1.5% वोटिंग का फासला है दोनों गठबंधन के बीच में, और प्रशांत किशोर जो डेंट कर रहे हैं वो बीजेपी का कर रहे हैं, नगरीय कर रहे हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का डेंट कर रहे हैं। एक तो बड़ी चीज है एमआईएम जिसने सीमांचल में पिछली बार 4 सीटों पर कब्जा किया था और बाद में उनके सारे विधायक टूट के, पहले आरजेडी जेडीयू और इधर उधर हो गए, पूरी पार्टी टूट गई। और आप देखिए कि मुकेश साहनी पिछली बार बीजेपी अलायंस के साथ थे, पिछले चुनाव में इस चुनाव में ये फर्क है, इंडिया गठबंधन इस बार इंडिया गठबंधन के, और एक लेकिन वहीं उनको देखिए आप पासवान को वो पिछली बार अलग लड़ रहे थे, लेकिन वो इंडिया के साथ पिछली बार वो खासकर उन सीटों पर डेंट किया था जो नीतीश के प्रभाव वाली, जेडीयू के प्रभाव वाली है। इस बार तो वो फायदा भी एनडीए को मिल रहा है, बीजेपी के साथ है इस बार। और चिराग पासवान के चचा दूसरी जगह हैं, वो पूरे प्रदेश में सीटों पर लड़ा रहे हैं, वो कितना उनका इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, वो अलग की बात है। तो जो हार जीत का जो फासला था पिछली बार 12,000 वोट का था। और एक तो बात तय है कि बिहार में जिस तरह से लंबी कतारें दिख रही हैं, आज का जो वोटिंग टर्नआउट, इससे बिल्कुल साफ दिखता है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ जो भी गठबंधन बढ़ेगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हंग असेंबली के कोई आसार नहीं दिख रहे। ये पक्की बात है कि बिहार की असेंबली हंग नहीं होने जा रही। और एक चीज याद होगा आपको, एक बार रामविलास पासवान साहब को 29 विधानसभा सीटें मिली थी और एनडीए अलायंस और ये महागठबंधन, लालू जी का महागठबंधन ऐसी पोजीशन पर आकर खड़ा हो गया था कि जो जिसको भी रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति सपोर्ट करेगी, 29 विधायकों वाली, उसकी सरकार बनेगी। लालू जी उस समय मिनिस्टर थे कांग्रेस की सरकार में, रामविलास पासवान जी भी मिनिस्टर थे और असेंबली डिसॉल्व हो गई थी। दूसरी एक बात और है, जिस तरीके से बीजेपी ने बार बार जो है, आप देखेंगे अनुराग सर, हर मीटिंग में, हर सभा में नीतीश होंगे मुख्यमंत्री, नीतीश होंगे मुख्यमंत्री, जैसे कि जनता को जबरदस्ती याद दिलाया जा रहा हो कि आप डरिए नहीं, नीतीश मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये नहीं होगा। मतलब बीजेपी नहीं, तो इससे तो एक संकेत जा रहा है, वही मैं कह रहा अच्छा जा रहा है। नहीं, बीजेपी ने ये शो किया कि हम नीतीश के ऐसे ऐसे बीजेपी से चल रहे हैं। एक चीज और, जो अंतर्द्वंद है उसको ढक रहे। एक चीज और है अनुराग जी, जो बिहारी और बाहरी की बात महागठबंधन के लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। आप देखिए महाराष्ट्र, तो वो बात क्या नीचे तक पहुंच रही है? महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कटघरे में है। उसको ऐसा लग रहा है, ऐसा परसेप्शन बिहार की जनता में गया कि अगर बीजेपी सब बराबर की सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बनेगा, नीतीश जी को बीजेपी नहीं बनाएगी। ये परसेप्शन गांव में चला गया है। इसलिए हर बात में, जो समय संदीप भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हर बात में बीजेपी के लीडरान यही बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर नीतीश तो कहीं ना कहीं उनको ये इनपुट था कि इसका एक नेगेटिव। दूसरा क्या है, जो सबसे बड़ी बात है, इस बार जो प्रशांत किशोर ने किया, अब आप मेन बात पे आइए। प्रशांत किशोर ने जो समझाया लोगों को, वो भी अवेयरनेस बहुत काम आया। महागठबंधन को मामला यहाँ अलग हो गया। मतलब जिस तरीके से राहुल जी की वोट अधिकार यात्रा है, वैसे ही जनसुराज ने किया। हुआ क्या, जनसुराज ने समझाया कि ये जो पलायन है,
ये बहुत खतरनाक है। और बहुत बड़े पैमाने पे जनसुराज ने कैंपेन चलाया, पिछले साल 1.5 साल से वो लगातार बस ये दिखा रहे हैं कि गुजरात में फैक्ट्री क्यों। मतलब आप एक तरह से समझिए कि जनसुराज ने इनका तेजस्वी और लालू का काम किया है, आधा काम तो प्रशांत किशोर ने किया है इनका। जो प्रशांत डाइवर्जन जोन बना। मैं आपके व्यूवर्स को बता रहा हूं, आप महागठबंधन वालों को धन्यवाद देना चाहिए प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट तुम दोगे और फैक्ट्री गुजरात खुलेगी। ये बात प्रशांत किशोर ने समझा, गांव गांव जाके समझा, डाइवर्जन जोन में डाल दिया। अब क्या हुआ, लोगों ने कहा कि यार बदल दो। अब हुआ ये कि बदल दो, तो अब उसमें मैटर ये हुआ कि यार जनसुराज अभी नई पार्टी है, पता नहीं इनकी बनेगी कि नहीं बनेगी, बदलना जरूरी है। तो महागठबंधन वालों ने समझाया कि हाँ बदल दो, हम बेस्ट ऑप्शन है। जनसुराज कैंडिडेट भी नहीं दे पाई प्रॉपर, तो जनसुराज की कैंपेनिंग जो है वो काम आ गई महागठबंधन। अच्छा, इसी के साथ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं की कतारें, महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है, तो ये क्या संकेत कर रही है जेडीयू के पक्ष में? नीतीश कुमार जी, चूंकि उन्होंने 10,000 रुपए की घोषणा की, और इसी के साथ ये माना जाता है कि महिला वोटर जो है वो नीतीश कुमार की सपोर्टर है, या जो तेजस्वी यादव ने एकदम लास्ट दौर में छक्का मारा है, 30,000 की योजना उन्होंने कही, और उससे पहले उन्होंने माँ बहन योजना जो शुरू की, इसको क्रेडिट दिया जाता है। मतलब ये महिला वोटर किधर जाएगा? अनुराग जी, हिंदुस्तान की जो जनमानस की मेंटेलिटी है, जहां उसको ज्यादा मिलता है उधर मूव करने की उसकी एक प्रोसेस होती है कि जहां उसको ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। नीतीश जी ने दिया। दूसरा जो परसेप्शन, जो संदीप भाई लगातार कह रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेचर के लिए जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, जो निर्माण होना चाहिए था और जो आक्रामक छवि होनी चाहिए चीफ मिनिस्टीरियल पोस्ट के लिए, नीतीश कुमार जी ने उसको डेफिनेट नहीं कर पाए इस बार। इस बार की ऐसी स्थिति बनी है कि अगर बीजेपी कैसी भी स्थिति में आ गई तो वो अपने किसी नित्यानंद राय को चीफ मिनिस्टर बना देगी, किसी अपने व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना देगी। एक और चीज हुई, जो शुरुआत में जब मैंडेट मिला था, जो वो मिला था जेडीयू और आरजेडी को, जो साथ में चले थे, जब भी डिप्टी सीएम थे तेजस्वी, वो जो दौर था कुछ महीनों का, 15 महीनों का, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ बिहार में। चाहे वो रोजगार में हुआ, नौकरियों में हुआ, क्राइम में कमी थी, सब कुछ बहुत। तो वो जोड़ी लोगों को पसंद आई, चाचा भतीजा जो भी बन गई है। तो लोगों को ये लगा कि नीतीश यार सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, ये अपने स्वार्थ के लिए ना ये छोड़ के चले गए इधर। मतलब ये भी ग्राउंड पे डिस्कशन है। तो वहां तेजस्वी को एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है कि भाई हम तो अपनी ही जगह खड़े थे, हमने तो कुछ कहा भी नहीं, हमने कुछ तो नीतीश चाचा का बिगाड़ा भी नहीं, सिंपैथी क्यों चले गए, हम तो अच्छा काम कर रहे थे। और वो रोजगार उस दौर में अब बीजेपी लगातार समझा रही है कि बिना मुख्यमंत्री के साइन के थोड़े रोजगार हो जाएगा, लेकिन लोगों को ये समझ में आ रहा है दोनों साथ ठीक थे। तो वो सिंपैथी तेजस्वी को इधर जा रहा है कि ये दोनों साथ ठीक थे। और बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत नौकरियां उस दौरान मिली। और मेरे खुद के रिलेशन है बिहार में, और जनरल कैटेगरी ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, सबको जॉब मिली और बड़ी तादाद में मिली। तो वो एक फैक्टर तो है अंदर से, मतलब यूथ में वो फैक्टर है, और महिलाओं में भी वो चीज है, महिलाओं में भी है कि महिलाओं में भी जो शिक्षित महिलाएं हैं उनको ये लग रहा है कि ये नौकरी मिल सकती है, हमें रोजगार मिल सकता है। नीतीश से किसी को समस्या नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, फिर वहीं खड़ा हो रहा है कि एक टाइम के बाद, जैसे मेरे पिताजी 60 साल के वो रिटायर हो गए, अब उनके रिटायरमेंट के बाद मेरी जिम्मेदारी बड़ी हो गई। बिल्कुल। तो आफ्टर नीतीश वाला जो डिस्कशन है वो इस बार ज्यादा हावी रहा है। इसके बाद कौन? तो नीतीश के बाद कौन? तो बीजेपी कह रही नीतीश ही। तो ये फैक्टर तेजस्वी के पक्ष में चला। मेरा आज के डिस्कशन का आखिरी सवाल आप दोनों ही से है, और मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को आज देखा गया पूरे दिन कई बूथों पे, उनका संघर्ष होता हुआ दिखा। इवन उन्होंने प्रशासन पे भी आरोप लगाया, उन्होंने एसपी पे भी आरोप लगाया कि ये विपक्ष से मिला हुआ है। इवन उन्होंने एक एमएलसी पे भी आरोप लगाया कि ये शराब पिए हुए है। तो इस तरीके की भाषा और इस तरीके के, जिस तरीके की वो लड़ाई लड़ रहे थे, एक सिपाही
को भी उन्होंने कहा कि ये आरजेडी की तरफ वोट डलवा रहा है। ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, बिहार के चुनाव में अमूमन आप देखिए कि मंगल पांडे के साथ किस तरह जनता ने रिएक्ट किया। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर नहीं, लेकिन आज की वोट पड़ रहा है ना, आज तो वोट पड़ रहा है उनके अपने क्षेत्र में। मैं आ रहा हूँ विजय सिन्हा की घटना पर। ये एक तरह से फ्रस्ट्रेशन जोन में है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, जो दीवार पे लिखी इबारत को भारतीय जनता पार्टी के नेता लगभग भाप चुके हैं। अब वो नतीजे 14 को उनको देखने को मिलेंगे, लेकिन दीवार पे जो इबारत लिखी है उसको उन्होंने भाप लिया, इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन जोन में चले गए। आप देखिए कि नहीं, तो क्या ये इशारा कर रहा है कि विजय सिन्हा सीट लूज कर रहा है? निश्चित तौर पर विजय सिन्हा की बात नहीं है, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उस सबसे ज्यादा उन सीटों पर ज्यादा है जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। नीतीश की जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट है, मैंने बताया ना कल की डिस्कशन में मैंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में ऐसे लोग हैं जो लगातार 89 से ही सदन में आ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल, नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर, पप्पू पांडे, बड़े नाम हैं। तो इसको हम दूसरे अर्थों में हम ये समझे कि आपको लग रहा है कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट कहीं बेहतर होगा बीजेपी से, 100% बेहतर, जबकि दोनों बराबर सीट लड़ रही है। बेहतर होगा इसलिए कि उनके पास जमीन पर काम करने वाले लोग बड़े मजबूती से काम करते हैं और उनकी जो काम करने का ढंग डर रहा है, क्योंकि जनता परिवार से निकली पार्टी सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लोग हैं, तो उसका असर है। गरीब गुरबों की बात करना, पिछड़ा की बात करना, माइनॉरिटी के बारे में देखिए कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का स्टैंड अलग है और बीजेपी के नेताओं का स्टैंड अलग है। जहां पर बीजेपी के नेता, खासकर उत्तर प्रदेश से जो नेता जा रहे हैं, उनकी जो जनसभाएं हो रही हैं उनको आप रेखांकित करिए, और जनता दल यूनाइटेड की जो रैलियां हो रही हैं उसको देखिए। तो इसका मतलब जो उप मुख्यमंत्री हैं पांडे जी, वो क्या अपने क्षेत्र में लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए? क्योंकि एक जगह तो वो सड़क का ही झगड़ा था, सड़क नहीं बनवाई। मैं बेसिक से आ रहा हूँ जी। जिससे आप जब भी आप वादे करते हैं, जब आप लड़ रहे होते हैं, जब आपको जनता चुन देती है तो उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। जो अभी डिप्टी सीएम जो बूथ कैप्चरिंग और ये सब बातें बोल रहे हैं, सब झूठ है। हुआ ये है कि वहां जो ग्रामीण हैं उनका सिर्फ ये था कि ये इतने दिन में आज दिखा है। अच्छा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनका फैक्टर नुकसान। देखिए, जनता किसी नेता पे हिंसक नहीं होती, ये गलत परसेप्शन डिप्टी सीएम फैला रहे हैं। वहां पे नाराज होती है। कोई वहां पे AK-47 लेकर थोड़े आई थी जनता, मतलब उसको नाराजगी थी कि यहाँ कीचड़ में हम लोग चल रहे हैं, यही हमारा प्रतिनिधि है, डिप्टी सीएम है। आप समझ रहे हैं? मतलब मंगल पांडे को क्यों दौड़ाया पोजीशन पे कि तू स्वास्थ्य मंत्री है, इसी मिट्टी से निकला है भाई, तू कुछ करता क्यों नहीं है? तो वो गुस्सा है। दूसरा जो ओपी भाई ने कहा, जो जेडीयू है, जेडीयू का नुकसान हो रहा है भाजपा के साथ होने से। क्योंकि जेडीयू की जो लाइन है वो अलग है। जेडीयू के जो भी कैंडिडेट हैं उनको भाजपा के साथ आने से फायदा नहीं हुआ है, नुकसान हो रहा है। क्योंकि जेडीयू की जो वोट, अब देखिए, जैसे आप किसी भी बीजेपी के किसी भी आप लीडर को देखेंगे, वो एक ही बात कह रहे हैं, मंदिर, धार्मिक उसकी अपनी पीछ है, उसी पर बैठे हैं। चाहे योगी जी बात करें या नीतीश ने कभी ये पॉलिटिक्स थी नहीं। बिल्कुल, नीतीश की जो विचारधारा है उनके पार्टी में, वो जमात को लेके चलने वाली है। जैसे कुछ आए पांडे को ले लीजिए, उन्होंने मंदिर में एसी लगवाया तो मस्जिद में भी लगवाया। गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले पैरेलल। लेकिन हुआ क्या है कि बीजेपी के साथ आने से वो वोट डेंट हुआ है, तो नुकसान जेडीयू को हो रहा है बीजेपी की वजह से। और निश्चित तौर पे स्ट्राइक रेट में बता रहा हूं जेडीयू का ज्यादा रहेगा, जेडीयू के बीजेपी की अपेक्षा, बीजेपी पे से ज्यादा जेडीयू के विधायक जीतेंगे। कह रहे हैं जो आज का प्रथम चरण का चुनाव है, और ये एक बहुत डिसीजिंग फैक्टर होगा कि ये सारी चीजें जिस तरीके की चर्चा में निकल कर आ रही है कि अधिक मतदान किस ओर इशारा कर रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स दोनों लोगों ने बताया, और उसी के साथ कि स्ट्राइक रेट किस पार्टी का बेहतर होगा, ये कई चीजों को बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो फाइनल बात तो तब हो पाएगी। लेकिन आज के प्रथम चरण का कुल मिलाकर ये है
कि अधिक मतदान इसमें जन सुराज से लेकर राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा दोनों का योगदान है। लोगों में एक अवेयरनेस आई, एक जागरूकता आई और लोगों ने अपने मत का महत्व समझा है कि उनके मत देने का क्या महत्व है और उनके ना देने का क्या दुष्परिणाम होगा। इस चीज को शायद बिहार की जनता समझ चुकी है, इसीलिए वो एक बार रिकॉर्ड वोटिंग की ओर बिहार बढ़ रहा है। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।